समझ आ गई। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। शेयर हो गई स्क्रीन। चलो ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और वीनिंग क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे ही बता दिया। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वैसे लिखी भी हुई है कि सेपरेटिंग द बेबी फ्रॉम इट्स मदर एट वेरी अर्ली एज। ठीक हो गया। क्योंकि अप टू दिस एज होल मिल्क फीड इज डिजायर्ड, तो ये इन चीजों को सेपरेट किया जाता है। सर आपने पिछली आंसर की शेयर नहीं की। किसकी? क्विज की? क्विज की या वो ग्रुप वाली क्विज कह रहे हैं? चलो भाई, पूछ के चला गया। अच्छा, क्विज क्विज। अच्छा, मेरा थोड़ा वो बिजी शेड्यूल चल रहा था। मैं करता हूँ आज, शेयर करता हूँ सॉल्व करके। सही हो गया। कल इंशाल्लाह हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, जो है ना। चलो अभी खत्म कर देते हैं क्योंकि अभी ये लास्ट बचा है। डीहॉर्निंग। सही हो गया, इसको खत्म करते हैं। सही हो गया, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक होगा। डीहॉर्निंग और इसको दूसरा कहा जाता है डिसबडिंग। ये दोनों वर्ड आपने याद रखने, कोई भी वो यूज करे। डीहॉर्निंग या डिसबडिंग। ये क्या होता है कि रिमूविंग हॉर्न्स और बर्ड्स ऑफ एनिमल आफ्टर, जो है ना, ज्वाइनिंग हो रही है, एक मिनट। चलो हो गई। आफ्टर बर्थ। बर्थ जो है ना, जैसे एनिमल दुनिया में आया, जन्म हुआ, उसके फौरन बाद उसके हॉर्न्स को रिमूव किया जाता है। उसको कहा जाता है डीहॉर्निंग या डिसबडिंग। ठीक हो गया। बड क्या होता है? ये हॉर्न्स के जो बिल्कुल बेस होता है उसको बड कहा जाता है, तो ये उसको भी रिमूव किया जाता है। तो जब सिंपली ये समझे, हॉर्न्स को जब रिमूव किया जाता है, सींग जो होते हैं एनिमल के, उसको जब रिमूव किया जाता है उसे डिहॉर्निंग कहा जाता है। इसकी आपने एज याद रखनी है। बेस्ट एज डिहॉर्निंग की क्या है काफ के लिए? वो है कि बिफोर 10 डे ओल्ड। ठीक हो गया। मतलब 10 दिन का अगर काफ हो चुका है तो आप उसके जो हॉर्न्स हैं वो रिमूव कर दें। सही हो गया। अगर आपने नहीं किए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बन जाते हैं। फिर अगर आप रिमूव करेंगे तो एनिमल को भी पेन होगा, और जो है ना, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सही हो गया। तो ये क्यों किया जाता है कि आगे चल के एनिमल कभी कुछ एनिमल एग्रेसिव हो जाते हैं। सही हो गया। तो वो फिर फार्मर्स हैं या जो स्टाफ काम करता है या आपस में भी एनिमल लड़ते हैं, तो वो किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन को वो इंजरी कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है एनिमल, हॉर्न्स की मदद से। तो बेस्ट मेथड ये होता है कि आप जैसे उसकी बर्थ होती है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसके हॉर्न्स को रिमूव कर दें। सही हो गया। तो ये प्रैक्टिकली आप करें या ना करें, आपसे ये एज पूछी जा सकती है, आपने याद रखना है 10 डे ओल्ड। सही हो गया। फिर ये इसके मेथड होते हैं दो। किस तरीके से किया जाता है? ये केमिकल मेथड है, केमिकल लगाया जाता है। कौन सा केमिकल? कास्टिक पोटाश। ठीक हो गया। ये पोटाशियम जो होता है, कास्टिक पोटाश का फार्मूला है। वो आप उसके हॉर्न्स पे ये लगा के मिसाज कर दें तो वो छोटा ही होता है काफ, तो उसके वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। इसमें क्या होता है, ये डीहॉर्नर आता है, खुद मशीन आती है इलेक्ट्रिकल। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1000 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। 1000 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। 10 सेकंड अगर आप वो मशीन इनके हॉर्न्स पे रखेंगे तो वो पूरे के पूरे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सही हो गया। तो ये इजी मेथड होता है। मैकेनिकली भी होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें एनिमल को पेन होता है, एक जो है ना सा होती है, उससे जो है ना कट किया जाता है। ये मुश्किल होता है एनिमल के लिए, बहुत हार्ड होता है। तो ये दो मेथड अच्छे होते हैं, या तो आप केमिकल लगा दें अर्ली एज में, या इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर वो रखेंगे इस 10 सेकंड के लिए 1000 फ़ारेनहाइट पे, तो वो उसके खुद ब खुद जल जाते हैं हॉर्न्स। तो ये आपने लास्ट, हमारा ये था पॉइंट आज की क्लास का, डीहॉर्निंग। सही हो गया। तो डीहॉर्निंग
जो है ना कब की जाती है, 10 10 डे ओल्ड काफ पे की जाती है। ठीक हो गया, इससे भी शायद ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी देखते हैं ताकि फिर हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ें। बाकी ये स्वयं बफेलो एंड रिवर एंड बफेलो में क्या डिफरेंट है, ये साइंटिफिक नेम हम दोनों के पढ़ चुके हैं, केराबेंसिस एंड बुबुलस। इसमें 50 होते हैं, इसमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कहाँ पे मिलती है, इंडिया पाकिस्तान मिडिल ईस्ट अरब कंट्रीज में जो रिवेरन है। और ये स्वयं बफेलो फिलीपींस चाइना मलेशिया थाईलैंड बर्मा म्यांमार जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पे मिलती है बफेलोस। तो ये मैंने आपको एक इनका जो है ना डिफरेंस बताया था ऑलरेडी। तो ये इनकी ऐसे टेबल दी हुई है। तो देखते हैं पास्ट पेपर में कोई इनसे डीहॉर्निंग से शायद क्वेश्चन था, इसमें ही था या 20 के पेपर में था, 20 में था शायद। फिर हम आज पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, 36 क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। डीहॉर्निंग ऑफ अ मेल गोट शुड बी डन, कोई भी एनिमल दे दे भाई, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। सही हो गया, आपने कंसेप्ट समझ लिया क्या होता है। 10 दिन का एनिमल हो तो उसके हॉर्न्स को रिमूव किया जाता है। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे तो हमने पढ़ा ही नहीं। 2 से 5 दिन ये भी हमने नहीं पढ़ा। 4 से 6 दिन ये भी हमने नहीं पढ़ा। 6 से 10 दिन, हमें कम से कम 10 का ऑप्शन नज़र तो आ गया ना। 6 से 10 दिन, ये जो है ना ये एवरेज है कि आप 6 दिन पे भी कर सकते हैं, 10 दिन पे भी कर सकते हैं। क्योंकि 10 दिन से पहले है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं, 10 दिन से पहले पहले आपने करनी है, वो 6 दिन पे कर दें या 10th डे पे कर दें तो ये डी हॉर्निंग होती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक हो गया, तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10 दिन, फिर जिसमें 10 लगा हुआ है, या ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो 6 to 10 डेज उसकी डी हॉर्निंग की जाती है, उसके हॉर्न्स को रिमूव किया जाता है। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीजें। ओके, चलो गुड है। ओके 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 ओके। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स आज हमने करनी है। पाकिस्तान अफेयर में ना अभी कुछ डायनेस्टीज आई हैं, वो थोड़ी मैं आपको समझा दूं ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ आएं। इसलिए मैं कुछ ये पढ़ा रहा हूँ आपको। पाकिस्तान अफेयर्स के ये शुरू में ना कुछ क्या हुआ था पहले, ये इंडिया पाकिस्तान तो साथ ही था ना। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले आया था। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। उस टाइम जो सिंध का हुक्मरान था वो था राजा दहर। ठीक है, राजा डहर भी इसे कहा जाता है। राजा दहर साहब हुक्मरान थे, ये हिंदू थे। ठीक हो गया, ये सिंध पे उस टाइम हुकूमत कर रहे थे। ठीक हो गया। इराक अभी जो कंट्री है, ठीक हो गया, बगदाद जिसका कैपिटल है, तो उसका जो गवर्नर था ये बनु उमैया की हुकूमत थी उस टाइम पूरी तकरीबन इन रीजन्स पे। तो इराक का जो गवर्नर था हिजाज बिन यूसुफ, ये था इराक का गवर्नर उस टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। इसके कुछ साथी आ रहे थे यहाँ पे, धबेजी वगैरह, जो अभी रिसेंटली सिंध का इलाका है वहां से जो है ना पानी के रास्ते ठट्ठा की साइड यहाँ से। तो क्या था कि उसको जो है ना राजा दहड़ के कुछ लोगों ने उनकी शिप को पकड़ लिया था। ठीक हो गया, उसमें श्रीलंका से कुछ वो लोग बंदी बना के लेके आ रहे थे, ये बनु मैया के लोग। उसमें कुछ लेडीज भी थी। तो उनको राजा दहड़ के लोगों ने पकड़ लिया था। फिर हिजाज बिन यूसुफ ने राजा दहड़ को लिखा खत, क्योंकि खत का टाइम था, वो व्हाट्सअप तो नहीं था। तो कि भाई मेरे जो आपने लोग उठाए हैं पकड़े हैं इनको वापस करो। राजा दहर ने कहा कि भाई हमें कुछ पता नहीं है। ठीक हो गया, उसने इनकार किया। फिर हिजाज बिन यूसुफ ने कहा कि भाई हमें राजा दहर को भगाना है और अपने लोग वापस लाने हैं। फिर ये इसका नीफू था, मोहम्मद बिन कासिम हिजाज बिन यूसुफ का नीफू भी था एंड सन इन लॉ भी था हिजाज बिन यूसुफ का। इसको हिजाज बिन यूसुफ ने भेजा सिंध के, सिंध को फतेह करके आओ और राजा दहर को कत्ल करके आओ। ठीक हो गया, तो ये आया था सिंध पे अटैक करने।
जो है ना 711 में, ये 712 लिखा हुआ है, 712 नहीं है, 711 में ये आया था। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक हो गया। तो ये आई थिंक 14 साल थी इसकी एज। मोहम्मद बिन कासिम 14 ईयर का था उस टाइम, जिस टाइम इसने राजा दहर को शिकस्त दी थी। फिर जो है ना 715 में इसकी डेथ हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम की। तो फिर ज़ाहिर है बनु उमैया के खलीफे होते थे वो, फिर इजाज बिन यूसुफ चेंज हो गया, फिर आ गया था सलमान बिन अब्दुल मालिक। तो इसने इसको टार्चर करवाया मोहम्मद बिन कासिम को, और जेल में बंद करके उसकी डेथ करवा दी या उसे मार दिया। तो ये अरब पीरियड था। क्या था, ये अरब्स थे जो है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। 700 से ये 1000 तक इनकी जो है ना हुकूमत थी। फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बनती है दिल्ली सुल्तनत। ठीक हो गया। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज हैं वो बताऊंगा, सारे के नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ेंगे, ये नाम यूज़ होंगे, आपको तंग करेंगे, इसलिए मैं ये डायनेस्टीज आपको पहले बता रहा हूँ। दिल्ली सुल्तनत कब कायम हुई थी, 1206 से 1526 तक। ठीक है, इसमें डिफरेंट रूलर हुक्मरान आए थे सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने हुकूमत की। फिर 1526 के बाद मुगल आ गए थे, मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आ गए। सही हो गया, ये इस तरीके से हिरारकी थी। दिल्ली सुल्तनत में सबसे पहले हुक्मरानी बनी थी स्लेव डायनेस्टी। क्या बनी थी, स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलूक डायनेस्टी और फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक हो गया, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। स्लेव इसलिए कहते हैं कि ये गुलाम थे। पहले ये होता था जंगों के टाइम, जो जंग जीतता था तो वो जो अगली पार्टी होती थी उसके जो लोग पकड़े जाते थे वो स्लेव के तौर पे रखे जाते थे। ये पहले जमाने में ऐसे होता था, जिसको गुलाम वगैरह बना के लेके आते थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, ये वाला, ये गुलाम थे। ठीक हो गया। ये जो है ना उस टाइम शायद गजनवीज का टाइम था। ये उनका जो है ना एक गवर्नर वगैरह लगा हुआ था दिल्ली का, कुतुबुद्दीन साहब। तो जब गजनवीज जो उनका बड़ा था उनकी डेथ हो गई, तो कुतुबुद्दीन ने हुकूमत संभाली खुद। तो उसने अपनी औकात नहीं भुलाई, नाम रखा था स्लेव डायनेस्टी। ठीक हो गया। उसने ऐसा नहीं कहा कि अभी मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं जो है ना अभी कोई बड़ा नाम रखता हूँ, उसने रखा भी स्लेव क्योंकि वो स्लेव था, गुलाम था। सही हो गया। तो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी आई थी सब कॉन्टिनेंट में। उसका फाउंडर कौन था ये आपने याद रखना है। ये पूछते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। इसने 1206 में ये डायनेस्टी कायम की थी, हुक्मरानी कायम की थी। इसने 4 साल हुकूमत की, 10 तक। फिर ये पोलो खेल रहे थे, जो हार्स पे गेम खेली जाती है पोलो, उसमें इसकी डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन की। उसके बाद शम्सुद्दीन इल्तमस बने हुक्मरान। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ। 11 से 36 तक इसने हुक्मरानी की, ये भी स्लेव का हिस्सा थे। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्ताना। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज काफी दफा एसपीएससी में आता है। ठीक हो गया कि फर्स्ट वुमेन इम्प्रेस शहजादी या रूलर जो थी इंडिया की, वो कौन सी थी, रजिया सुल्ताना थी। ठीक हो गया। इसने हुकूमत की 36 से 39 तक। ठीक हो गया, 3-4 साल इसने हुकूमत की थी। यह भी स्लेव डायनेस्टी का हिस्सा थी। सही हो गया, रजिया सुल्ताना। और ये फर्स्ट वुमेन रूलर बनी थी इंडिया की, रजिया सुल्ताना। ये नाम आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद इसके फिर भाई थे। अभी भी आप देखो वुमेन्स को सब्जुगेट किया जाता है इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में। तो उस टाइम इसके भाई इसके मुखालिफ हो गए थे। उसने कहा कि जो है ना एक फीमेल हो के हम सब जो है ना, जाहिर है उस टाइम तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का तो दौर नहीं था, ये रूलर का दौर था, किंग का दौर था। तो ये किंग बनी थी, इम्प्रेस बनी थी, शहजादी बनी थी। तो जो ये कहती थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में होता था। तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि जो है ना एक फीमेल हम पे ऑर्डर चला रही है। तो फिर भाइयों ने इसको मार दिया था। सही हो गया। तो उसके बाद ये गयाजुद्दीन आए, ये आए। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी गयाजुद्दीन बलबन तक खत्म हो जाती है। सही हो गया, 87 तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी का मलिक फिरोज था, ये भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी साहब आए। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। ठीक है, जिसका गयाजुद्दीन तुगलक, गयाजुद्दीन शाह साहब थे, वो तुगलक से थे। ये इनकी डायनेस्टी थी अपनी। ये आए 1325 से 51 तक। ठीक हो गया, इन्होंने हुक्मरानी की। फिर आई सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने 1414 से 1451 तक हुक्मरानी की। सैयद डायनेस्टी का खिजर शाह ये फाउंडर था।
उसके बाद ये आपने याद रखनी है लूधी डायनेस्टी। कौन सी? लूधी डायनेस्टी, ये लास्ट जो है ना दिल्ली सुल्तनत की डायनेस्टी थी। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट दी स्लेव डायनेस्टी। ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सुल्तनत की? स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन साहब ने बनाई। और दिल्ली सुल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लूधी डायनेस्टी। सही हो गया। लूधी किसने बनाई? बाहुल दीन लूधी साहब थे। इसने इसकी जड़ रखी। हुक्मरान बना था लूधी साहब। उसके बाद इनका जो है ना लास्ट रूलर भी पूछा जाता है लूधी डायनेस्टी का। यह पूछा जाता है कि लास्ट रूलर जो था लूधी का वो कौन सा था। ये काफी दफा एसपीएससी में आया है, इब्राहिम लूधी। ठीक हो गया, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है नाम। लूधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो था या किंग जो था लूधी डायनेस्टी का, लास्ट याद रखें, फर्स्ट को छोड़ दें बस। लास्ट क्वेश्चन आता है वो था इब्राहिम लूधी साहब। ये लूधी डायनेस्टी लास्ट थी। सुल्तनत दिल्ली सुल्तनत इसे कहा जाता है। ये पांच छह उसमें डायनेस्टीज डिफरेंट आई थी। इन्होंने 1206 से लेके 1526 तक हुक्मरानी की थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ठीक हो गया। स्लेव डायनेस्टी याद रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनाई। और उनकी अगर पूछी जाए फर्स्ट वुमेन इम्प्रेस कौन सी थी, वो थी रजिया सुल्ताना। सही हो गया, ये याद रखना है। उसके बाद आपने लास्ट याद रखनी है लूधी डायनेस्टी, और उसका लास्ट किंग जो था, रूलर जो था, वो था इब्राहिम लूधी। इसको 1526 में मुगलों ने शिकस्त दी थी। किसने शिकस्त दी? मुगलों ने शिकस्त दी थी इब्राहिम लूधी को, और फिर एम्पायर बन गया मुगल एम्पायर। ठीक हो गया। यह भी हम खत्म करते हैं ताकि फिर पाकिस्तान अफेयर की चीज़ें आपको समझ आ जाए। मुगल्स खत्म करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, इनसे एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बताऊंगा। मुगल की डायनेस्टी बनी 1526 तक, 1540 तक चली। फिर 15 साल का गैप हुआ था, उसमें सूरीज आ गए थे। फिर मुगलों ने फिर अपना जो है ना मकाम हासिल कर दिया था दोबारा 55 से 8057। ये कब तकरीबन 350 साल मुगलों ने हुकूमत की थी पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक हो गया। 8057 के बाद फार्मली अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने मुगलों को ही भगा दिया। सही हो गया। तो ये मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर बन चुका था। इन्होंने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी। मुगल का फाउंडर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कि मुगलों का फाउंडर कौन सा था। आपने नाम याद रखना है, जहीरुद्दीन बाबर साहब। पहला किंग था मुगलों का जहीरुद्दीन बाबर साहब। और ये डेट भी आपने याद रखनी है, साल, कि मुगल कब जो है ना आए थे सब कॉन्टिनेंट में, 1526 में। 1526 में आए थे, और इनका फाउंडर था जहीरुद्दीन बाबर। सही हो गया। और ये जो जहीरुद्दीन बाबर, ये उज्बेकिस्तान से था। इसने क्या किया? इसने शिकस्त दी थी इब्राहिम लूधी को, जो लूधी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। इसको इसने भगा दिया था, इसको शिकस्त दी थी। ठीक हो गया। फिर इनको जो शिकस्त आ गई, तो फिर जाहिर है मुगलों की उस टाइम बादशाह ये बन गया था बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। सही हो गया। समझ आ रही है? थोड़ी हिस्ट्री है ये, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगी, बट जो है क्लियर हो जाएगी एक दफ़ा। थोड़ा आप पढ़ लेंगे ना, आगे आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। वरना ये चीज़ें वहाँ पे एमसीक्यूज में आती, फिर मुझे दोबारा आपको बताना होता शुरू से। समझ आ रही है ना? काइंडली बताएं तो मैं उस अंदाज से पढ़ाऊं। बोरिंग तो नहीं हो रही ना हिस्ट्री? चलो सो गए हैं आप शायद। आ रही है, हाँ, ऐसे पार्टिसिपेट करें ना, बताएं ना ऐसे। वो थोड़ा हिस्ट्री होती है ना कभी कभी, अच्छा नहीं लगता। एक दफ़ा थोड़ा समझ लेंगे तो एमसीक्यूज पढ़ने में हमें आसानी होगी, वरना वहाँ पे फिर अलग से लेक्चर देना होगा कि ये मुगल एम्पायर कैसे हुआ। तो अभी आपको ये आप लिंक करते होंगे कि भाई ये डायनेस्टीज आई, आखिरी में लूदी डायनेस्टी आई, उनको मार के फिर मुगल्स बने थे जहीरुद्दीन बाबर साहब 1526 में। इनकी जंग हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाले, ये तीनों एमसीक्यूज आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत जगह का नाम है। ठीक हो गया। पानीपत उसको जंग कहा जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई थी? इब्राहिम लोधी एंड जहीरुद्दीन बाबर के जो है ना, इनके दरमियान ये जंग हुई थी। इसमें बाबर ने लोधी को शिकस्त दी और किंग बन गया था, या मुगल एम्पायर उसने खड़ी की थी। ये जंग कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। और मैंने आपको बताया 1526 को ही मुगलों का एम्पायर पूरे सब कॉन्टिनेंट में खड़ा हो गया था।
तो फॉर्मली यहाँ से हुआ था जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ये एमसीक्यूज आता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में। लूधी एंड बाबर के आमने सामने जंग हुई थी। तीन पानीपत की जंग हो चुकी हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये हम नीचे पढ़ेंगे, मुगल के बादशाह, तो आपको समझ आएगा। अकबर एंड हेमू बगल, ठीक हो गया, इनके बीच में ये जंग हुई थी 1556 में। ठीक हो, ये कही जाती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उस मकाम पे ही। तीसरी लगी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आमद शाह अब्दली एंड मराठास जो सिख थे, उनके जो है ना दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, जिसको कहा जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुई थी 1761 में। ठीक हो गया, तो ये पानीपत की तीन जंगें हैं। इनसे एमसीक्यूज आते मोस्टली फर्स्ट से पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है, या ये इनके इसके दरमियान हुई थी। पहली पानीपत लूधी एंड बाबर के दरमियान, सेकंड अकबर एंड हेमू बगल के दरमियान 56 में, और थर्ड हुई थी आमद शाह अब्दली, ये अफगानिस्तान का रूलर था, इसको बुलाया गया था। हमने जो पढ़ा था शाह वलीउल्लाह, उसमें उसने लेटर लिखा था अब्दुल्ला अहमद शाह अब्दली को कि मराठास को भगाओ। आपको याद आ रहा होगा, आपको पहले क्लास में पढ़ाया था। ये 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ठीक हो गया। बाबर फिर 1530 में, अभी 26 में बाबर ने शिकस्त दी लूधी को, 30 में उसकी डेथ हो गई थी, तो वो मर गए। तो वो काबुल में अभी दफन है, अफगानिस्तान में। उसके बाद किंग बनते हैं मुगलों के हुमायूं साहब 30 में। ये डेट वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हिरारकी समझिएगा। हुमायूं साहब 56 में डेथ उनकी हो जाती है। ये दिल्ली में अब भी बरीड है, न्यू दिल्ली। ठीक हो गया। उसके बाद बनते हैं अकबर। अकबर किंग बनते हैं। अकबर वेरी यंग एज में बने थे, और ये पूछते हैं अकबर का ताल्लुक कहाँ से। उमरकोट जो सिंध का अभी इलाका है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अमरकोट उसे पहले बोला जाता था। सही हो गया। तो वहाँ से अकबर, वहाँ पे हुमायूं साहब ने शादी की थी उमरकोट में, वहाँ पे ये उसका बेटा था अकबर। तो ये वेरी यंग एज में बना था, और इसने बिद्दतें बहुत दीन में जो है ना की थी। हमने आपको बताया भी था शायद पहली क्लास में अकबर का। ठीक हो गया, दीन इलाही इसने कंसेप्ट ये पढ़ते भी हैं। अकबर आया था ये 1556 में। इसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हमने देखा 1556 में हेमू बगल को शिकस्त दे के जो है ना उसको भगा दिया था अकबर ने, क्योंकि ये हुमायूं के पीछे थे। अकबर ने क्या किया है, लाहौर में जो शाही फोर्ट है ये अकबर ने बनाया। ये एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं पेपर में। शाही फोर्ट अभी लाहौर में जो मौजूद है, ये किसने बनाया, कि कौन से मुगल के बादशाह ने बनाया, अकबर ने बनाया। ठीक हो गया। दीन ए इलाही कंसेप्ट इसने 82 में इंट्रोड्यूस करवाया था, कि सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम कोई भी वो नहीं है कि भाई दीन वगैरह कोई चीज़ नहीं है। बस इसका था, जो आता था अकबर को सजदा करता था, ये अकबर कहता था कि मैं नाउज बिल्ला ये चीज़ हूँ। ठीक हो गया। तो छोटी एज में किंग बन गया था, हुक्मरान बन गया था, तो उसके अपने आइडियाज थे उस टाइम। दूसरा अकबर ने क्या किया, अटक फोर्ट जो है ना बनाया। अटक में फोर्ट है ये, तो उसको भी अकबर ने बनाया था। अकबर ने कैपिटल लाहौर को बनाया हुआ था 14 सालों के लिए। अकबर ने बहुत ज़्यादा हुक्मरानी की थी। अकबर की डेथ हुई थी 1605 में। ठीक हो गया। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। ये अभी बरीड है आगरा में। ठीक हो गया। आगरा में इनकी जो है ना, ये इंडिया का इलाका है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इसकी जो है ना कब्र है अकबर की। 1605 में अकबर की हो गई डेथ। उसके बाद किंग बनते हैं जहांगीर साहब। ठीक हो गया। जहांगीर 1605 में किंग बनते हैं। जहांगीर जो है ना, ये हीरान मीनार शेखापुरा में मौजूद है। हीरान मीनार ये जहांगीर साहब ने बनाया था। ठीक हो गया। यह 1600 में देखो किंग बने थे। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेज़ों ने आके जहांगीर की दरबार में कहा था कि हम यहाँ सूरत नगर इलाका है इंडिया में, वहाँ पे कंपनी लगाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दो। क्योंकि तब पानी की वजह से ना ट्रेड होता था, तो वहाँ पे पानी वगैरह की बोट्स वगैरह जाती थी, तो वैसे एरोप्लेन वगैरह तो नहीं थे। तो वहाँ से अंग्रेज़ आए थे 1600 में। आपको पहले दिन एमसीक्यूज करवाया था 1600 में। ये जो है ना अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कहा जाता है, कंपनी आई थी। इन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी थी। ये क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, मुगल का बादशाह कौन सा था, जहांगीर साहब था। ठीक हो गया। तो जहांगीर साहब से इन्होंने परमिशन मांगी। जहांगीर साहब को इन्होंने कुछ पैसों की ऑफर की कि भाई आप हमें कंपनी लगाने दें, क्योंकि किंग तो ये था ना, किंग से तो पूछना होता था उस टाइम।
तो आपके जो लोग होंगे उनको हम जो है ना कंपनी में रखेंगे भी सही, हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह आपके साथ करेंगे। ये अंग्रेज़ों ने इनको लॉलीपॉप दिया था। तो ये तो वैसे भी बादशाह थे, इनको तो कोई परवाह नहीं थी क्या करना है। अभी देखो, अभी आप जो है ना डिफरेंस देखना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये अटक फोर्ट इसने बनाया, उसके बाद शाही फोर्ट। ये बड़े किंग थे, किसी ने भी ना यूनिवर्सिटी बनाई ना कोई साइंटिफिकली काम किया। इसने फिर हीरान मीनार बनाया शेखापुरा में, जहांगीर साहब ने। जहांगीर साहब 1627 में इसकी डेथ हो गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर में दफन है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल का बादशाह पाकिस्तान में दफन है या लाहौर में दफन है, तो वो है जहांगीर साहब। ये जहांगीर से ना एक सोशल मीडिया पे मैंने मीम्स देखी थी, वो आपको भेजूंगा कि इन्होंने अंग्रेज़ों को किस तरीके से, वो ग्रुप में भेज दूंगा देख लेना, कि दावत दी थी। तो जहांगीर साहब की डेथ हो गई 1627 में। उसके बाद किंग बने थे शाहजहां साहब। ठीक हो, ये इसके बेटा था जहांगीर का शाहजहां। ये बने थे 1628 में। इसने क्या किया, इसकी बेगम जो है ना उसकी डेथ हो गई थी, मुमताज़ महल। ठीक हो गया। तो ये उसका पूरा नाम है, ये पता नहीं क्या है। 1630 में। तो ये उसके गम में आ गए थे। तो अभी ये गम में थे, किंग भी थे। इसने क्या कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ मैं बनाऊं अपनी वाइफ के लिए जो है ना जो यूनिक हो। तो शाहजहां को आइडिया आया कि मुझे ताज महल बनाना चाहिए। ठीक है, उसका नाम था मुमताज़ महल। तो उससे उसने रखा ताज महल। ठीक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक हो गया। शाहजहां साहब ने कहा कि मुझे अपनी बीवी के लिए एक यूनिक चीज़ बनानी है जो कहीं भी ना हो। तो वो इसने बनाया ताजमहल। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अभी मौजूद है, आगरा सिटी में। ठीक हो गया। ताजमहल अभी तो लोग जाते हैं घूमने बहुत। ये इसने बनाया 31 से 53 तक इसका काम चला था। और इसका जो आर्किटेक्ट था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा एसपीएससी में आ चुका है कि ताजमहल किसने बनाया था, ये आर्किटेक्ट कौन सा था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये पाकिस्तान से थे, लाहौर से थे। इसने ये डिज़ाइन किया था ताजमहल। ठीक हो गया, उस्ताद अहमद लाहौरी उसका नाम है। ठीक हो गया। ये शाहजहां साहब ने बनाया ताजमहल। ठीक हो गया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। शालीमार गार्डन इन्होंने लाहौर में बनाया शाहजहां ने। अभी देखें, ये सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं और कोई काम नहीं करे। अंग्रेज देख गए थे कि भाई ये तो किसी काम के हैं नहीं, ये सारा दिन जो है ना इन पे काम करते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, कोई और चीज़ है इनके पास ना, हथियार थे ना कभी कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया। शाहजहां की डेथ हो गई 66 में। उसके बाद बने थे औरंगजेब आलमगीर साहब किंग। ठीक है, औरंगजेब साहब किंग बने थे 58 में। इन्होंने क्या किया, बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है मौजूद है, इसने ये औरंगजेब साहब ने बनाई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बादशाही मस्जिद किस मुगल के बादशाह ने बनाई थी? तो ये बनाई थी औरंगजेब साहब ने। ठीक हो गया। ये खुलदाबाद, ये इंडिया का इलाका है, वहाँ पे अभी बरीड है। ठीक हो गया, महाराष्ट्र में, खुलदाबाद। इसको औरंगाबाद, अभी इसका जो वहाँ पे वो बना हुआ था स्केच, वो अभी हिंदुओं ने गिराया है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, औरंगजेब साहब का। ठीक हो गया, महाराष्ट्र में। तो औरंगजेब वहाँ पे मशहूर हैं बहुत। तो उसको अभी जो एक्सट्रीमिस्ट थे हिंदू लोग, उन्होंने गिराया, अभी रिसेंटली गिराया अभी। ठीक हो गया, औरंगजेब साहब का। तो औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद, ये ऐसे ये एमसीक्यूज आता है कि लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है, ये किसने बनाई थी? औरंगजेब साहब ने बनाई थी। फिर यहाँ पे जो है ना इनका पास आ गया था, क्योंकि बीच में आ गए थे अफगानिस्तान से सूरी। सूरी डायनेस्टी मुगलों के बीच में आ गई थी। 40 से 55 तक इन्होंने 15 साल हुकूमत की थी सिर्फ सब कॉन्टिनेंट पे। इनका फाउंडर था शेर शाह सूरी साहब। ठीक हो गया, यह भी क्वेश्चन आता है, सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन सा था? शेर शाह सूरी। इसका असल नाम था फरीद खान, ये पश्तून था। ठीक हो गया। इसने काम क्या किया, ये जो जीटी रोड आज भी मौजूद है, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड ये एसपीएससी में आ चुका है, इसका फुल फॉर्म जीटी रोड का ग्रैंड ट्रंक रोड इसे कहा जाता है। ये उस टाइम काबुल दिल्ली को आपस में मिला रहा था, और ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने ये रोड बनवाया था, जो अभी भी मौजूद है, जो है ना जीटी रोड, आपने सुना होगा। ये शेर शाह सूरी ने बनाया। और रुपया करेंसी जो है अभी, ये भी इसने लॉन्च करवाई थी। रुपया उसका उसी टाइम नाम था, रुपया। ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं कि रुपया और जीटी रोड किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। सही हो गया। उसके बाद शेर शाह सूरी ने, ये हुमायूं था ना किंग अकबर से पहले 1540 में, तो उसको शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी। और जो है ना फिर हुमायूं वालों ने ही फिर इसको भगा दिया था शेर शाह सूरी को। फिर मुगल एम्पायर जैसे हमने ऊपर पढ़ा ये चल रहा था। तो ये था मुगल एम्पायर।
सही हो गया। फिर ये टीपू सुल्तान, ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। मुगल एम्पायर थोड़ा बहुत समझ आ गया। ये इसलिए बताया क्योंकि ये आगे चल के ना एमसीक्यूज आएंगे तो आपको समझ नहीं आते जब तक आपको ये सीक्वेंस वाइज डायनेस्टी समझ नहीं आती, इसलिए करवाया सिर्फ। ये एक तो नीचे आ गया है। चलो क्लियर हो गया तो वेरी गुड। अभी हम एमसीक्यूज जब करेंगे ना तो फिर आपको आराम से अच्छे तरीके से समझ आएगा। पहले आपको थोड़ा तंग करता। अभी 18 सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, ये 5 मिनट में ये हालात देखते हैं। अभी आपको मुगलों का रूल भी पता चल गया। इन द मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी मुगल रूल बिकेम वीक ड्यू टू द करप्शन। इन्होंने करप्शन बहुत की, मिसमैनेजमेंट एंड फॉरेन इंटरवेंशन हो रही थी। आप देख रहे थे सूरी आ रहे थे, फिर जो है ना इनके बीच में अंग्रेज भी आ गए थे, तो फॉरेन इंटरवेंशन हो रही थी मुगलों के दौर में। फाइनली क्या हुआ, 1843 में ब्रिटिश ऑक्यूपाइड सिंध, ब्रिटिश ने क्या किया, सिंध पे जाके हमला किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट से पहले। एंड सब कॉन्टिनेंट केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। Indians, Muslims and non-Muslim started movement against British in 1857 called as a war of independence। तो जो इंडियंस थे उस टाइम, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों, इन्होंने कहा कि अभी ब्रिटिश को हमें हमने भगाना है। 1857 का ये वाकया है जिससे कहा जाता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी की पहली जंग ये थी जब ब्रिटिश 1857 में ये फार्मली आ चुका था। मैंने बताया ना 1857 में मुगलों का रूल खत्म हो गया था और इस जंग में ये इंडियंस हार गए थे। फिर फार्मली तौर पे ब्रिटिश ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर दिया था। मुगलों का आखिरी रूलर था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था उसका, बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन आता है, पहला रूलर था जहीरुद्दीन बाबर, लास्ट था बहादुर शाह जफर साहब। ये बड़े शायर बंदे थे, शरीफ बंदे थे, 70 प्लस थे। इसको ये मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम लेके आए कि आप जो किंग हो अभी, आप हमारे लीडर हो, अंग्रेजों के पास साथ लड़ो। तो इन मुगलों ने तो कोई काम किया नहीं था, ये सारे अयाश परस्त थे। तो फिर ये बूढ़ा बेचारा क्या करता, इसको अंग्रेजों ने ऐसे भगाया, इसको वो लेके गए थे, कैद कर दिया। इसके बच्चों के सर इसको जो है ना भेजे गए थे तोहफे में। फिर ये इसको भी मार दिया था। तो मुगलों का ये आखिरी रूलर था, किंग था। इसको भी अंग्रेजों ने 1857 में ख़त्म कर दिया। पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेज आ गए। ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे फिर, क्योंकि अभी 4 मिनट है। ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है जो दोनों ने, मुस्लिम्स और इंडिया ने, हिंदूज ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी जंग। ठीक हो गया। आज इसलिए क्योंकि वो डायनेस्टीज हमने पढ़ी तो इसलिए इनको नहीं कर पाए। वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पढ़ेंगे। थोड़े वन लीनियर एमसीक्यूज कर लेते हैं पाकिस्तान अफेयर के, ताकि आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएं। मिंटो मोरले रिफॉर्म हमने पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशनल 1909 में आए थे। उसके बाद ये 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वार 1 आलमी जंग फर्स्ट लगी थी। वर्ल्ड वार 1 जिसे कहा जाता है, सेकंड तो मैंने आपको कल बताया था 39 से 45 तक सेकंड लगी थी। तो वर्ल्ड वार 1 पूछी जाए कब लगी थी, 14 से 18 तक लगी थी। ठीक हो गया। ये वर्ल्ड वार का पीरियड है। उसके बाद 19 में क्या होता है, 1919 में आते हैं मोंटगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिए गए थे इंडियंस को। सही हो गया। ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। मिंटो मोरले रिफॉर्म 1909 को आए थे, 10 साल बाद 1919 को मोंटगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। ये दोनों एमसीक्यूज एसपीएससी में आते हैं। ठीक हो गया। चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म पूछे जाए, 1919 को आए थे। 16 में क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट साइन किया गया हिंदूज एंड मुस्लिम के साथ मिलकर। इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये वन लीनियर आपने यहाँ से समझना है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम जो अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी वहां से थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा ये इवेंट्स क्या थे। ठीक हो गया। फिर आपको ये रिवाइज करने में चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट एमसीक्यूज में वो तो आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया, 1916 में। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यहाँ पे ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग जो है ना,
ये हुआ था 1919 को। ये वाकया है, इंसिडेंट था एक, जहाँ पे बाग में जो है ना लोग खड़े हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अंग्रेजों ने उन पे गोली चला दी थी, जो है ना सरेआम। तो वो बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, इंडियंस, 1990 में ये वाकया हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट भी 1990 को स्टार्ट की गई थी। खिलाफत का ये मतलब था कि लास्ट जो मुसलमानों की थी सुल्तनत उस्मानिया तुर्की में, उस जो है ना उसको ओटमन एम्पायर जिसे कहते हैं, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन जीत गया था, ब्रिटिश जीत गए थे गोरे। तो तुर्की ब्रिटिश के खिलाफ था, ओटमन एम्पायर उस टाइम। तो ब्रिटिश ने कहा, जो जंग हारता था फिर वो उस पे जो जंग जीतता था उसकी हुक्मरानी चलती थी। तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई अभी इस मुसलमानों का जो ओटमन एम्पायर है, खलीफा सिस्टम, इसको ख़त्म करो। ये अभी भी जैसे कहते हैं कि ये मसले का जड़ है सारे। तो इन्होंने ख़त्म करवाया। तो पाक के जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे एक मूवमेंट चलाई गई, खिलाफत मूवमेंट। ये क्वेश्चन आता है, ये कब चलाई गई? 1919 को। इसका ख़त्म इख्तिताम कब हुआ था? 1924 को। ये मुसलसल ये खिलाफत मूवमेंट चलाई गई ताकि ओटमन एम्पायर को बचाया जा सके। बट इवेंचुअली जो ओटमन एम्पायर था वो टूट गया, ख़त्म हो गया, और तुर्की ने कहा कि भाई आप अपने मसले देखो, हमारे मसलों में नहीं आओ। ये इमोशनली उनके साथ अटैच थे। 1919 में जो ये चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, इसमें डायआर्की इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, मतलब पावर को दो हिस्सों में, डाय का मतलब है दो, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अंग्रेजों ने पहली टाइम ये सूबों को पावर दिए थे। ठीक हो गया, तो उनको डायआर्की कहा जाता है। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे उस थ्योरी में। ये भी ये क्वेश्चन आता है, डायआर्की कब इंट्रोड्यूस करवाई गई इंडियन एक्ट में? 1919 को। ठीक हो गया। मोहनजोदड़ो को कब डिस्कवर किया गया? जो लाड़काना में मौजूद है, इनको 1922 में। ये सीक्वेंस वाइज इवेंट्स पढ़ रहे हैं। मोहनजोदड़ो को कब डिस्कवर किया गया? ये एमसीक्यूज आता है, 1922 को ही इसको डिस्कवर किया गया था। लेस देन 1 मिनट है, इसके आगे हम शायद नहीं पढ़ पाएंगे, फिर बीच में रुक जाएगी। इसलिए यहाँ तक इसके करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे इवेंट्स हो जाएंगे, फिर आपको समझ आएंगे। अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, तो डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ जाएंगे।